और अब वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। आज का मुद्दा बहुत अहम हो जाता है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सियासी दलों में सरगर्मियां तेज हो चुकी है। माहौल को भांपते हुए कल बीजेपी ने बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझाकर बाकायदा इसका औपचारिक ऐलान भी कर डाला। उधर महागठबंधन भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। बीजेपी के खिलाफ बड़े से लेकर छोटे छोटे दल एक हो रहे हैं जिससे एनडीए को मात दी जा सके। इन सबके बीच राजनीतिक हलकों में तीसरे मोर्चे की कवायद भी तेज हो गई है जिसमें गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी वाले दल शामिल हो रहे हैं। इसी सिलसिले में केसीआर ने नवीन पटनायक से मुलाकात की। वो आज ममता बनर्जी से भी मुलाकात करने वाले हैं। उधर चंद्रबाबू नायडू, एमके स्टालिन और ममता बनर्जी के बीच सियासी खिचड़ी पहले ही पक रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश और मायावती भी हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहां कांग्रेस से किनारा किया जा चुका है। मतलब साफ है कि मोदी सरकार के खिलाफ जीत के लिए विपक्षी दलों की कोई एक रणनीति तो नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या गांठ गांठ गठबंधन से ये सब प्रधानमंत्री मोदी को हरा पाएंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मैं आपका तारुफ करा देती हूं। रोहित चहल जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। रंजन भट्टाचार्य जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है। वंदना सिंह समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। विनोद मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत कर लेते हैं कांग्रेस से, सुरेंद्र राजपूत जी से। सुरेंद्र जी, ये जो गांठ गांठ गठबंधन बन रहा है, हालांकि आपके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को हो जाएगा। ममता बनर्जी, स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू मिल रहे हैं। आज केसीआर ममता बनर्जी से मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी के चेहरे को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, लग रहा है दल बाकी के। शोभना जी, आपकी जो भी मीमांसा है हम उसका धनात्मक ऊर्जा से स्वागत करते हैं, क्योंकि आपकी मीमांसा कहीं ना कहीं जनता के लिए है और जनता को समझ में आने वाली है। लेकिन हम आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता दें, नंबर एक, कोई भी गठबंधन जनता के नेतृत्व में बनेगा और उस जो गठबंधन जनता के नेतृत्व में बनेगा और वो क्या नाम, जो लोग उस गठबंधन में नहीं आएंगे वो निश्चित तौर पर अपनी गति को प्राप्त होंगे। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, चाहे मजदूर विरोधी हो, किसान विरोधी हो, नौजवान विरोधी हो, बेरोजगार विरोधी हो, उनके खिलाफ जनता में आक्रोश है। तो गठबंधन जनता अपने आप बना रही है, राजनीतिक दल उसको फॉलो कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के सर्वोच्च और सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी हैं। गठबंधन का नेता गठबंधन तय करेगा और समय आने पर तय करेगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है हमारे पास। और मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि हमसे डर करके, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे प्रतिपक्षी दल हो, आप जिस पार्टी का नाम तक नहीं जानते, अमित शाह जी रामविलास पासवान की पार्टी का नाम तक नहीं जानते, उसको 6 सीटें दे करके और 2 सीटों वाली जदयू को 17 सीटें दे करके गठबंधन करने पर मजबूर है। तो इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमारे गठबंधन की स्वीकार्यता कितनी है और जनता के बीच में जिस तरीके से रोष है, उसका भय इस गठबंधन को कितना है, जिसको आप एनडीए कहते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर चुनाव से पहले अगर आप गठबंधन करेंगे लोकल पार्टियों के साथ तो आपको फायदा हो सकता है? 2014 की तस्वीर को आप कुछ उलट पाएंगे, जिस तरीके से मोदी लहर का आप सामना कर पाएंगे अगर चुनाव से पहले। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने आपको यूपी में झटका दे दिया है, आपके साथ नहीं है। छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं रोहित चहल जी का रुख करूंगी। नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात है। ये समयानुकूल बात नहीं है। समय आने पर सब लोग हमारे साथ हैं। जो गांधीवादी, लोहियावादी और क्या नाम अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, वो गोवलकर और गोडसे की विचारधारा के मुखालिफ हैं, वो सब लोग साथ रहेंगे। चुनाव में साथ रहते हैं, ठीक है, नहीं रहते हैं, चुनाव के बाद साथ रहते हैं, लेकिन जनता के नेतृत्व में पूरा गठबंधन नरेंद्र मोदी जी और उनकी विनाशकारी नीतियों के। चलिए ठीक है, रोहित चहल जी, पासवान फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि अमित शाह को झुकना पड़ा? क्या वो जो 6-6.5% का जो वोट बैंक है उस पर पूरी तरह से नजर है? उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को लेकर ये बड़ा सबक, पासवान का पल्ला नहीं छोड़ना चाहते थे, उनकी हर बात मान ली गई। शोभना जी, मैंने स्टार्टिंग में जो आपने बात कही थी बिल्कुल अच्छी कही थी। ये गांठ बंधन है, कब खुलता है कब बंद होता है इनका पता नहीं रहता। एक चीज नहीं, वो तो बिहार में आपका भी दिख रहा है। देखिए बिहार में आपके लिए भी तस्वीर है। शोभना जी, हमारे देखिए कुशवाहा जी को हमने ये नहीं कहा कि आप जाइए, वो छोड़ के गए, ठीक है, वो उनकी मर्जी थी, वो जा सकते थे। लेकिन आप ये देखिए कि नीतीश कुमार जी भी उस गठबंधन के साथी बने, एक बड़ा गठबंधन साथी हमारे साथ जुड़ा भी है। एक चीज
दूसरी बात, जिस तरीके से आपने कहा गठबंधन, देखिए हम मोदी जी के जो विकास है, मोदी जी ने जो काम किया, मजबूती पर हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि किसी के कमजोरी पर, ना कि किसी की कमजोरी पे। शोभना जी, शोभना जी, ना कि किसी की कमजोरी पे, जिस तरीके से अमित शाह जी ने भी कहा कि हम किसी कमजोरी पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और एक बात देखिए, इन सबका एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही एजेंडा है, मोदी जी को रोकना। खुद ही अभी सुरेंद्र राजपूत जी कहा कि मोदी जी को किस तरीके से रोकना है। इनका एजेंडा ये नहीं है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोको, इनका एजेंडा वो नहीं है जो आतंकवाद बढ़ रहा है उसको रोको। मोदी जी कह रहे हैं आतंकवाद रोको, कह रहे मोदी रोको, मोदी जी कह रहे भ्रष्टाचार रोको, कह रहे मोदी रोको, मोदी जी कह रहे जिस तरीके से सलवार रोको, कह रहे मोदी रोको। देखिए मोदी जी भी तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, वो मोदी जी देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है, सुरेंद्र राजपूत जी को ये समझना चाहिए कि जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने राहुल गांधी जी और साथ में बैठी सुरेंद्र जी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो इनके 2 सीटें दे दी है इनको गठबंधन साथियों ने। इनकी औकात जो है वो 2 सीटों की दिखा दी है उन्होंने। उसके बाद आज बीजू पटनायक जी से लेकर वाईएसआर से लेकर सारे लोग जिस तरीके से इनसे दूर जाते जा रहे हैं, और ममता जी ने कहा कि पता नहीं है, तो देखिए जिस तरीके की सच्चाई है वो सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी जो है, मायावती जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अहंकार जो भरा हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो सामने मायावती जी ने कहा। भ्रष्टाचार जो है मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर है, कांग्रेस पार्टी लिप्त है। तो अब ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। चलिए ठीक है, सत्यप्रकाश मिश्रा जी का रुख करना चाहूंगी। जेडीयू पार्टी के स्पोक्स पर्सन है सत्या जी। विपक्ष का लगातार आरोप है कि 2 सीट जीतने वाली पार्टी को 17 सीट दे दी। ये अमित शाह की मजबूरी थी। अमित शाह 22 सीटों पर जीत कर आए थे बिहार में बीजेपी, लेकिन 17 के साथ उनको गठबंधन करना पड़ रहा है, उन्हें कम करनी पड़ रही है। तो ये मोदी सरकार की मजबूरी है जिसको आप लोगों ने कैश कर लिया। पहला तो ये समझिए कि ये बराबरी का गठबंधन है, हमारा इक्वल वोट शेयर है वहाँ, ये उसका गठबंधन, और ये गठबंधन बहुत पुराना है। तो 2014 में वो वोट शेयर कहां चला गया? मुझे अपनी बात को खत्म पूरा करने दें। ये गठबंधन एनडीए के साथ हम बहुत सबसे पहले दूसरे एलआई रहे हैं, और ये गठबंधन पुराना है। जब भी हम साथ रहे वहां 33 से ऊपर सीटें हमने जीती है। आप जिस समय यूपीए 2 की सरकार बनी थी उस समय हमारी सीटों की संख्या बहुत अधिक थी। तो ये बराबरी का गठबंधन है, सम्मानपूर्वक गठबंधन और विकास का गठबंधन है। मैं एक बात आपको कह दूं, सम्मानजनक सीटें मिल गई हैं। ये विकास का गठबंधन है। एक नया शब्द है सम्मानजनक सीटें। ठीक है, वो सम्मानजनक सीटें हैं। हम बराबरी के साथ बराबर सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये विकास का गठबंधन है। पिछले 4 सालों से जो विकास का काम चल रहा है ये उसका गठबंधन है। और ये महागठबंधन कर रहे हैं, कभी वो पार्टी यहां से उठ के चली जाती है, कभी वो दोनों अलग चुनाव लड़ते हैं, फिर चुनाव के बाद लगता है कि नहीं ऐसा करो कि मोदी जी को हराने के लिए, एनडीए को हराने के लिए एक हो जाओ। तो ये पर्पस क्या है? ये ठगी का पर्पस है। ये महागठबंधन नहीं है, मैं इसको महाठगबंधन कहता हूं। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो महाठगबंधन जिसको आप कह रहे हैं उसकी कीमत एनडीए गठबंधन को चुकानी पड़ी? आपको 17 सीट देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करना पड़ा। आप पहले भी जाएंगे, पिछले जब भी हम एनडीए के साथ रहे हैं, हम बराबरी के सीटों पे चुनाव वहां हमेशा लड़ते आए हैं। लेकिन 2014 में बीजेपी के पास 22 सीटें थी। आप इस चीज को समझिए कि जब बराबरी का वोट शेयर है तो हम बराबर सम्मान के साथ नीतीश कुमार और नरेंद्र भाई मोदी, ये 2 एक विकास के परिचायक है, ईमानदार राजनीति के परिचायक है। वो कल मैसेज दिया गया पूरे देश को कि ये पहला गठबंधन का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आया वो बराबरी का गठबंधन हुआ। तो इसमें ये आप इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की और कोशिश करने की जरूरत है। रंजन भट्टाचार्य जी, कर्नाटक में जो तस्वीरें निकल कर आई, सोनिया गांधी के हाथ में हाथ लेकर और सब कुछ, और अब ममता बनर्जी मिल रही है चंद्रबाबू नायडू से, केसीआर आज मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। तो क्या ये गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी तीसरे मोर्चे के लिए कवायद चल रही है 2019 के लिए, जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही है? देखिए, रीजनल पार्टी की लीडरशिप की एस्पिरेशन जो है आज की डेट में हिंदुस्तान में सभी की एक इच्छा है कि हम भी प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बने। उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई अन्याय नहीं है। उसमें खाली बीजेपी की लीडरशिप और बीजेपी की पार्टी की तरफ से इस बारे में बहुत सारे बात कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी वो स्ट्रेंथ है। आज जनता की भरोसा विश्वास बीजेपी और मोदी साहब की नेतृत्व से उग गए हैं, और उसको अब पकड़ के रखने के लिए, जैसे आपने कहा कि बिहार में 22 से 17 में उतर के एडजस्टमेंट कर रहे हैं रामविलास पासवान का साथ और जेडीयू का साथ। इसका कारण क्या है? अपने आप की लीडरशिप के ऊपर भरोसा और विश्वास जब नहीं रहते
लोगों की विश्वास और भरोसा जब उस लीडरशिप के ऊपर नहीं रहते हैं तो उनको ढूंढना पड़ता है कोई तो खुद ही डरी हुई है, रथ यात्रा नहीं निकालने दे रही है। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। जी। दूसरी बात यह है कि जब यही मोदी साहब ने लास्ट एक साल से ज्यादा ही नेहरू गांधी फैमिली और कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान मांग रहा था। ये 5 राज्य में जो चुनाव हुआ है उसमें 3 राज्य में जहां पे बीजेपी की सरकार था वहां पे लोगों ने, वोटर ने उसकी राय दे चुके हैं कि वो स्लोगन, वो एरोगेंस, वो एक फैमिली के खिलाफ में कहने से चुनाव जीता नहीं जाता है। हाँ। चुनाव जीतने के लिए आपने 2014 में जो प्रॉमिस किया था उसका एक रिजल्ट सीट ले आइए जनता का सामने, बोले हमने ये क्या साथ देना चाहिए ना मोदी को रोकने के लिए। एक मिनट, ममता बनर्जी की जहां तक सवाल है वो अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी और मोदी जी की कैसे आपको ऐसा नहीं लग रहा है रंजन भट्टाचार्य जी कि पद की जो लालसा है वो कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को पहुंचा देगी? नहीं, एनडीए को पहुंचा देगी। इसीलिए तो बीजेपी और एनडीए बहुत खुश होता है जब कोई दूसरे अपने आप को बोलते हैं कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनने लायक। ठीक है, वंदना सिंह जी समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, उनको मैं चर्चा में शरीक कर लूं। रोहित जी फिर मैं आपके पास आऊंगी जवाब के लिए। वंदना जी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को एकदम किनारे लगा दिया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि नेशनल पार्टी के रूप में कांग्रेस का साथ देना जरूरी है अगर आपको मोदी से लड़ना है, मोदी को रोकना है तो? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह से आप लोग इसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि किनारे लगा दिया है और अलग कर दिया है। हम जितने एक विचारधारा की पार्टी हैं हम सब एक साथ हैं। 2014 में कांग्रेस आ रही है बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में। को जवाब दे दूं। वंदना जी, 2019 के लिए आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी बीएसपी और कांग्रेस आ रही है, तीनों लोग गठबंधन करेंगे या बीएसपी और एसपी करेगी? सीधा जवाब हाँ या ना में। अगर आप देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रही हैं जिसका जितना % वोट शेयर है, रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस है वहां पे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा साथ होके लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ, क्योंकि वहां पे सपा और बसपा का ही ज्यादा प्रभाव है। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस के चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो, हम सब महागठबंधन में एक हैं, हम एक विचारधारा की पार्टी हैं। दूसरा जवाब मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता को दे दूं, इनका गठबंधन हो तो वो महागठबंधन हो रहा है, महान गठबंधन है। दूसरा गठबंधन इनको ठग गठबंधन दिखाई पड़ रहा है। अरे आप अपना घर सुधारने पहले फिर दूसरे की तरफ देखें। इतना महान गठबंधन आपका होगा तो इस तरह के हालात आपके नहीं होते मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और फिर उसके बाद आप आ जाइए इधर राजस्थान में। इतने महान है आप, मुझे बोलने दीजिए, मेरा क्या है, दूसरों के ऊपर हावी हो जाते हैं। हाँ, बोलिए मैम, बोलिए। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अपना घर संभालें, दूसरों के घर में न झांकें। जहां तक हमारे गठबंधन का सवाल है, हम सब एक हैं और एक साथ रहेंगे और आने वाला वक्त बताएगा। वंदना जी, अगर आप सब एक हैं तो कांग्रेस को अपने साथ शरीक कीजिए ना। 2 सीटें। अगर राहुल गांधी के चेहरे को आप कहती हैं कि हम मानेंगे, कौन कह रहा है कि कांग्रेस नहीं है शरीक? लेकिन आपके खिलाफ अगर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो आप एक दूसरे के वोट काटेंगे। चलिए ठीक है, समय की थोड़ी सी पाबंदी है और मुझे हेडलाइंस के लिए रुकना पड़ रहा है, और हेडलाइन से लौटकर विनोद मिश्रा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे मैं ये पूरे जो सब उन्होंने पक्ष सुने उस पर टिप्पणी लूंगी। फिलहाल एक बार फिर से लौटते हैं पहली बहस में। आज का मुद्दा है कि गांठ गांठ गठबंधन से क्या हरा पाएंगे मोदी को। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, रोहित चहल जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, रंजन भट्टाचार्य जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है, वंदना सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, विनोद मिश्रा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विनोद जी, आपने सभी ज्यादातर राजनीतिक दलों को सुन लिया, सभी के स्पोक्स पर्सन यहां पर मौजूद है। 2019 के लिए आप क्या देख रहे हैं कि ये जो गांठ गांठ गठबंधन है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है? ये जो तीसरे मोर्चे की जो संभावना उभर कर सामने आ रही है, जो केसीआर की कोशिशें है, क्या उसको आप रूप लेते हुए देख रहे हैं? इसमें किसका नफा और किसका नुकसान आप देखते हैं? बढ़िया स्वप्ना जी, मैं तो इतना समझ पाया इन लोगों की बात से कि अभी तक की जो गठबंधन की कोशिशें हैं वो सिर्फ वोट परसेंटेज का शेयर के हिसाब से ये सारे परसेंटेज को मिला के ये गठबंधन बनाया जा रहा है। इसमें कोई आइडियोलॉजी और कोई
प्रिंसिपल और कोई एस्पिरेशन की बात नहीं है। जो कल आप प्राइम मिनिस्टर की बात भी सुने थे तो उन्होंने कैटेगोरिकली भी ये चीजें सामने लाई थी। और आप ये देखिए कि बिहार में अगर ये कल का गठबंधन है, जिस तरह से जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी की जेएलपी की पासवान जी की पार्टी का है, तो ये कुल मिला के ये अपना दावा 51% के वोट शेयर पे अपना गठबंधन को सबसे मजबूत गठबंधन को सामने मिलाए हैं। तो बिहार में इन सारे के बाद जो महागठबंधन है, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी और बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां उसमें शामिल हुई हैं, वो अभी तक का जो पिछला वोट शेयर है उनका 31% वोट शेयर है। तो ये 51% वर्सेस 31% वोट शेयर के एनडीए अपने को अभी बिहार के परसेप्शन में एक बाजी मारते हुए दिखती है। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या वोट परसेंट और ये वोट परसेंट का परसेप्शन ही गठबंधन का एक समीकरण का और 2019 का इलेक्शन का आधार बनेगा? हमें कम से कम 2014 के इलेक्शन के पृष्ठभूमि को अपने सामने में रखना चाहिए शोभना जी, कि कम से कम कांग्रेस को और बाकी बीजेपी के दोनों गठबंधन को यह बात समझना चाहिए कि इस देश की जनता ने पहली बार 1984 के बाद बीजेपी को स्पष्ट बहुमत से लोकसभा में भेजा था, प्रचंड बहुमत, और उसको प्रचंड बहुमत कहा गया था। और इस प्रचंड बहुमत की पार्टी अगर इस तरह से गठबंधन के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग और प्रेशर में आ रहे, 2 सीट जीतने वाले को आप 70 सीटें देने पड़ रही हैं। 2 सीट की बात नहीं है, पासवान की आपको सभी शर्त माननी पड़ी। शोभना जी, मैं इसमें बीच में रोकना चाहूंगा। ये कांग्रेस के हमारे जो बुद्धिजीवी जो चिंतक लोग हैं और जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो एक नैरेटिव दे रहे हैं। कांग्रेस जेडीयू की वहां 16% वोट शेयर है। अब ये नहीं बोले कि 2009 में यही रामविलास पासवान की पार्टी थी जो आरजेडी के साथ में चुनाव लड़ रही थी, तो उन्हें 1 सीट नहीं मिली थी। यही 2015 में जो सारे पॉलिटिकल पार्टी सब अलायंस बनाए थे बीजेपी के साथ में, आप मत भूलिए कि 100 सीटें मिली थी असेंबली में उन लोगों को, और 5 सीट सिर्फ जीत के आई थी। तो क्या 5 सीट असेंबली में जीतने वाली पार्टी आज जो बार्गेन कर रही है, चाहे वह जो भी छोटी छोटी पार्टियां हो, जो बार्गेन कर रही है कि मुझे 6 सीट मिले, 7 सीट मिले, जो भी सीटें मिले, तो क्या वो कास्ट इक्वेशन 2014 में दिखी थी? जो मोदी के और उनके लोकसभा की अपील को जो लोगों ने प्रचंड बहुमत से जिताया था। नीतीश जी की अपनी छवि है और बिहार में ये प्रयोग पिछले 15 सालों से चलता रहा। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, इसमें क्या गुंजाइश आप देखते हैं? क्या ये टक्कर देने के लिए आप इनको एकदम सक्षम मानते हैं? यही तो, क्योंकि मुकेश सहनी को सन ऑफ मल्ला कहा जाता है जी। मुकेश, मैं छोटी छोटी निशान ले लें, मल्ला ले लें, तो आप बिहार में मान रहे हैं? शोभना जी, मैं यही कह रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट एक बार जब 2000 आप देखेंगे 2017 के असेंबली इलेक्शन में यूपी में बीजेपी ने इस ऑप्शंस को सामने लाया। हर छोटी छोटी पार्टियों के उस समीकरण, जातीय समीकरण, उस कास्ट इक्वेशन को सामने लाया और वो सक्सेस भी हुआ। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अकेले बीजेपी को अगर 2014 में इतनी प्रचंड बहुमत 282 मिल सकती है, तो ये चीजें कास्ट इक्वेशन से नहीं हुआ था, वो एस्पिरेशन का वोट था, वो एक मोदी लहर सूट करती दिखती थी। और आज लेकिन अब मोदी लहर कुछ कमजोर पड़ी है, जिस तरीके से 3 राज्यों के नतीजे आए, उसमें तो मोदी लहर को आप मानते हैं ना कि कमजोर पड़ी है? ये मोदी लहर के कमजोर हम इसको अभी तुरंत नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि मोदी लहर के कमजोर के सामने में कोई नेशनल स्टेज पर ऐसा बड़ा व्यक्तित्व सामने में नहीं आया है जो इसको स्वीप करते हुए आगे दिखते हैं। इस बात से मैं सहमत नहीं करूंगी। ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना, और हम ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी अब टक्कर में नहीं है। अपने अध्यक्ष बनने के 1 साल के अंदर उन्होंने अच्छे नतीजे दिखाए हैं। चलिए, मैं ठीक है आपका रुख करना चाहूंगी सुरेंद्र राजपूत जी। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से ये गठबंधन बन रहा है, कहीं ना कहीं मोदी साहब ने भी ये कह दिया कि निजी अस्तित्व बचाने के लिए ये गठबंधन किया जा रहा है, तो 2019 के लिए आपको नहीं लगता कि अब आपको थोड़ा एक्शन में आना चाहिए और आगे बढ़ बढ़कर जो लोकल राजनीतिक दल हैं उनके साथ गठबंधन करना चाहिए अगर सत्ता पानी है 2019 की? तो शोभना जी, हम तो एक चीज जानते हैं कि कितना हो चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। हम कितना भी नेतृत्व की चमक, कितनी भी चीजें, कितना झूठ, कितनी जुमलेबाजी बोले, लेकिन जनता का अगर हम विश्वास नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ नहीं हो सकता। और जनता ही हमारी जनार्दन है। और रही बात नेताओं की, व्यक्तित्वों की, इनकी, जनता इन सब चीजों में नहीं पड़ती। क्या ये निजी अस्तित्व बचाने की कोशिश आप मान रहे हैं महागठबंधन जो बनने जा रहा है, उसकी वास्तविकता? क्या आप इसे निजी अस्तित्व बचाने की कोशिश मानते हैं? महागठबंधन तो बन ही गया है, जनता के नेतृत्व में बना है। सर, कहां बन गया है सुरेंद्र जी? ममता बनर्जी अलग मिल रही है, ममता बनर्जी केसीआर से मिल रही है, ममता बनर्जी केसीआर से मिल रही है। हाँ, बिल्कुल।
मिलना चाहिए। राजनीति में तो हम शिवराज जी को भी मंच पे ला करके दोनों हाथ खड़े किए। हम कोई नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की तरीके से घृणा की राजनीति थोड़ी करते हैं। ठीक है। हम तो प्यार की, मोहब्बत की राजनीति करते हैं और हम सब लोगों का स्वागत करते हैं। आंख के सब गड़बड़ कर लेते हैं ना, आप गले मिलके आंख मार देते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। सुरेंद्र जी, गले मिलके आंख मार देते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है ना। अरे हाँ, ये भी ये अपने आप में ये सुरेंद्र जी देखिए, उत्तर मैंने कहा ना, दो अलग अलग चीजों को एक साथ मिला के रखना, दिल्ली के अंदर राजीव गांधी जी के खिलाफ भारत रत्न को लेकर प्रस्ताव लेकर आते हैं आम आदमी पार्टी, इसके साथ आप हाथ पकड़ के चलते हैं। हर स्टेट के अंदर ममता जी आपके साथ खड़ी है, नहीं खड़ी पता नहीं, आपके साथ पूरे आप किस गठबंधन की बातें कर रहे हैं। आप लोग अपॉर्चुनिस्ट की राजनीति जरूर कर रहे हैं, सिर्फ एकमात्र मुद्दा एजेंडा है आपका, नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आपने बिहार में अपॉर्चुनिस्ट की राजनीति नहीं करी। चहल जी, आपने बिहार में नहीं करी। नहीं, बिल्कुल आपने अपॉर्चुनिटी की राजनीति नहीं करी। आप तो बहुत बड़े नेता हैं। भारत क्या था? आतंकवाद मुक्त भारत। शिवसेना भारत क्या था? शिवसेना जो है आपके साथ खड़ी है। आज देश में आतंकवादी हमला नहीं हो रहा। आप लोग आपको मौका दीजिए, सवालों का जवाब न देके आप एकदम जिसे कहें कि पूरी एड एजेंसी खोल देते हैं। लेकिन रंजन भट्टाचार्य जी, अपने काम पर रंजन भट्टाचार्य जी, रंजन भट्टाचार्य, एक मिनट रुक जाइए। ममता बनर्जी केसीआर से मिलकर क्या मैसेज देना चाहती है महागठबंधन को? राहुल गांधी को क्या मैसेज देना चाहती है? क्यों मिल रही है आज? देखिए, पॉलिटिक्स में दो चीज हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी पॉलिटिक्स करते हैं या पॉलिटिक्स के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं। पहली बात तो ये है, कोई स्टैटिक कि एकदम से इसी तरह से पॉलिटिक्स चलेगा, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या चाहे हिंदुस्तान का बाहर में, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन का साथ पॉलिटिक्स बदलता रहता है। अब हिंदुस्तान में जो 2014 साल की पहले बीजेपी प्रॉमिस किया था, जो हम लोग ये काम करेंगे, 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में ले आएंगे विदेश से, हर चीजों में जो जो उन्होंने प्रॉमिस किया, वो जगलरी ऑफ वर्ड्स एंड जगलरी ऑफ फिगर्स देखे उसको जनता का पक्ष में रख के उनकी समर्थन अदा करना संभव नहीं है। वो जितने चाहे मोदी जी कहे, जितने चाहे चलवाई, को आने नहीं दे रहे आप वहां पर, आप पॉलिटिकल हत्याएं करा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करा रहे हैं, आप जिस तरह दुर्गा विसर्जन पे रोक लगा रहे हैं, आप रामनवमी के जुलूस पे रोक लगा रहे हैं, आप जिहादी आतंकवादियों को शनाय दे रहे हैं, बांग्लादेश करा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में बढ़ने दीजिए। बिल्कुल, आपने इमरजेंसी लगा के आपका सर्टिफिकेट की जरूरत है। लोकतंत्र का गला घोटा था आपने। रोहित जी बहुत वरिष्ठ हैं, आप सुन लीजिए, अच्छी बात कर रहे हैं जी रंजन जी। आज की डेट में सबका विकास सबका साथ स्लोगन नहीं सुनाई देता है। आज की डेट में बीजेपी, प्लीज अलाउ मी टू से ना, आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट। ठीक है, हाँ। The issue is that why all these opposition party are talking about unity. Unity is because of the fact, not against any individual or any political मतलब आप कह party. रहे हैं कि unity किसी, Please allow me to say. हाँ सर, हिंदी में सर। ये इस कारण बोल रहा है कि वो बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट की जो नीति है, ये कार्यक्रम है, उसकी जो फॉल है, उसकी जो रिजल्ट है, वो जनता के खिलाफ में गया है। इसी के कारण लोग आज एक मिनट हमको बोलने दीजिए। हेलो, आपका आवाज सबको सुनाई दे, मेरे को खत्म करने दीजिए, उसके बाद जितना मर्जी बोलिए। सर मेरा सीधा सवाल इस बात, एक सेकंड सुनिए, सुनिए। इनकी बीजेपी और एनडीए को अपना घर और अपना नीति संभालना चाहिए जनता के सामने जाने के पहले। क्यों? इसलिए क्यों, एक मिनट, इसलिए क्योंकि 5 राज्य की 3 राज्य में जहां बीजेपी की सरकार था, जनता उसकी ममता बनर्जी की बात कीजिए, वो क्यों मिल रही है? जहां तक ममता बनर्जी के सवाल है, उन्होंने भी इस महागठबंधन के साथ है, थी और रहेगी। पर लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं मानेंगी, वो दूसरी बात है। हाँ, आपको ये डेमोक्रेसी के, आपको डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल रूल समझना चाहिए। ठीक है कि आज अगर पार्लियामेंट में कोई पॉलिटिकल पार्टी 200 से ज्यादा सीट में जीत के आएगा, वो पार्टी
प्राइम मिनिस्टरियल आप पोस्ट TMC के लिए में क्लेम देख रहे करेगा। हैं? आप TMC आप में एक मिनट देख रहे हैं? सुनिए, हाँ। हमेशा ये सब बात बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। हाँ। लोग समझदार है, लोग समझते हैं। ये सर, पार्टी लोग की समझदार हैं, लीडर सर। प्लीज अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी, आई एम नेवर इंटरप्टेड। माय डियर फ्रेंड, से ज्यादा लोगों माय डियर फ्रेंड, यंग फ्रेंड, माय डियर यंग फ्रेंड, महिलाओं को संभाल काम शौचालय बनवा कर किया है। महिला आपको आपको एक नई रिपोर्ट बता देती हूँ, कागजों में बन गए हैं शौचालय। हमने अब उन 50 शौचालयों में मत जाइए आयुष्मान प्लीज। भारत के तहत अरे रोहित जी, शौचालयों में मत जाइए, सब कागजों में है, सर, दीवारें नींव भी नहीं पड़ी ऐसा नहीं है। है, बिल्कुल ऐसा नहीं, शोभना जी, सॉरी, मैं आंकड़े काम लेके हुआ है। बैठी हुई हूँ, मैं आपको आपको इस तरीके का काम हुआ है। आंकड़े दिखाऊं। 14 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, 27 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। आपको 2019 में सर, आप हत्याएं कराइए, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करके उनके कमरे अरे रोहित चहल साहब, बीजेपी इन्हीं के साथ मुद्दों पे है। चुनाव जो लड़ो। सिखाया जाता है वही मुसलमान हिंदू मुसलमान क्यों करते हो? के अंदर अरे लेकिन बीजेपी मजबूती से खड़ी हो रही है। मुसलमान रोहित चहल रोहित साहब, जी, चर्चा कुछ और आपको चल रही अगर है। हिम्मत है तो मुद्दों पे चुनाव लड़े, विकास सर, मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी तरह विकास पे चुनाव नहीं लड़ रहे, हम विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप ब्रेक इंडिया, आपको नक्सलवादी क्रांतिकारी दिखते हैं, हमें नक्सलवादी दिखते हैं। आप आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। आप मैंने कहा ना, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, सेना के प्रपंच प्रमुख को करते कहते हैं, हैं जनता के राज साहब साथ गुंडा छल है, करते हैं। क्योंकि आपके पास इशू आइए नहीं है। चुनाव लड़िए, आप विकास विकास के पे नाम बात पर। कीजिए। बताइए पिछले आप 5 साल बताइए में क्या क्या किया? सरकार ने अब क्या आप किया? लोगों की पर्सनल लड़ाई क्या बंद हो लाख सर, रुपए फोन दे दिए? इस्तेमाल आज करिए ना यूरिया के लिए अपना। किसानों को वहां पर रोहित जी, मध्य प्रदेश में रोहित जी, है। अपना फोन उठाइए। रोहित जी, देखिए क्या स्थिति है। रोहित जी, आप अपना फोन उठाइए और सुरेंद्र राजपूत जी को लगाइए, नंबर मैं दूंगी। और पूरा जो आपको बोलना है बोलिए, कम से कम पहली बार इसके मंच को तो खराब मत कीजिए। अगर आप इजाजत रुक दें तो जाइए। हाँ, एक मिनट समय विनोद मिश्रा जी, सीनियर जर्नलिस्ट जी। सर, शोभना जी, 1 मिनट समय लूंगा इन सारी हाँ। बहस के बीच में। मुझे लगता है कि गर्मा गर्म बहस में दोनों प्रवक्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं, मजबूती से रख रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि दिल्ली में बैठा हुआ हर राजनेता अपनी बात मजबूती से रख रहा है, लेकिन वो रीजन के उस स्पेस को सुन नहीं रहा है। क्यों वेस्ट बंगाल प्रदेश यूनिट जो है कांग्रेस की, वो कह रही है कि मुझे किसी अलायंस के साथ नहीं जाना है, हाँ। मुझे अकेले खड़ा होना है। क्यों यूपी कांग्रेस के यूनिट पिछले कई वर्षों से लगातार कोशिश करती रही है कि मुझे अकेले जाना है, पार्टी को अपने एग्जिस्टेंस को बचाना है। बिहार क्यों इस बात के लिए छटपटा रहा है वो पार्टी पिछले 20 वर्षों से कि मुझे इस आरजेडी के साथ से हटाओ। तो ये कांग्रेस की कमी आप मानते हैं? यस, कि मैं यही कहना चाह रहा हूं कि लोकल नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नहीं सुन रही है। आप देखिए शोभना जी, पिछले परसों ही उनका स्टेटमेंट आया बंगाल के, अपने वेस्ट बंगाल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। उन्होंने कहा कि मुझे किसी पार्टी के साथ नहीं जाना है, न टीएमसी के साथ जाना है, न सीपीएम के साथ जाना है। मुझे वेस्ट बंगाल में कांग्रेस को अकेले खड़ा होना है अपने दम पे, जो हर बूथ पे, हर कम से कम पोलिंग स्टेशन पे कांग्रेस दिखे, कांग्रेस का सिंबल दिखे, जो पिछले कई वर्षों से लेकिन गायब आपको है। इससे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक दूसरे के ही वोट काट लेंगे? नहीं मैम, अगर आप शोभना जी- कांग्रेस को इंडिपेंडेंट खड़ा करते हैं, किसी के साथ अलायंस में आपस में शोभना जी, करके जैसे कि आप आपने पहले एनडीए को ताकतवर आप- बनाएंगे? नहीं, देखिए, जैसे आपने बहस की स्टार्ट में ही आपने कहा कि ये मोदी को रोकने के लिए जो पहल गठबंधन है, वो गठबंधन की कोशिश सेंट्रल यूनिट के नेता करते हैं। चाहे मोदी को बनाने की सेंट्रल यूनिट की जो पहल है और मोदी को बाहर करने की जो सेंट्रल यूनिट की पहल है, वो सेंट्रल यूनिट उस स्टेट की, एक उस छोटा सा स्टेट का- सवाल था। मेरा 1 मिनट पूरा होने दीजिए। उस स्टेट के उस इमोशन को नहीं समझ रहे हैं। आज अगर आप देखिए कि यूपी में कांग्रेस का अलायंस नहीं सपा बसपा के साथ हो रहा है, क्यों? सिर्फ ये चालाकी है कि उनको लगता है कि यूपी में कांग्रेस अगर अकेले खड़ी होगी तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान कर सकती है, बीजेपी को ज्यादा डेंट कर सकती है, और हम आपस में 2019 का जो भी फैसला आएगा, हाँ। उसके बाद हम गठबंधन, एक अलग गठबंधन तय कर लेंगे। तो ये सारे समीकरण जो आपको बन रहे वोट हैं, कटने का डर नहीं लग रहा है आपस में? आप इसको, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता या लोकल लीडर्स की इस डिमांड को आप जस्टिफाई करते हैं, अच्छी डिमांड मानते हैं? कांग्रेस को इस पर विचार नहीं, करना नहीं, चाहिए? कांग्रेस का ये आपका फैसला अनुभव क्या गलत कहता है? इसलिए है कि जब तक कांग्रेस इस बात को अपने को, कार्यकर्ता को, अपने जमीनी स्तर के लोगों को तैयार नहीं करेगी इस बात के लिए हाँ। कि हम अकेले फाइट में लड़ने के काबिल हैं, आप लड़िए, तो आपको मैं बताऊं कि अगर 2019 का अगर बात को अभी सामने में न रखें, 5 साल के बाद तो कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में रहेगी इन सारे हिंदी हार्टलैंड में जहां की वो आधार खो चुकी है। ये मेरा पूरा पक्का यकीन है, और वहां के स्टेट के लीडर हम लोगों को बार बार ये बताते रहे हैं जब कभी हम लोग इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं। रंजन जी, मुझे सत्या जी को शामिल करना है और उनसे सवाल लेना है। आप 10 सेकंड, क्योंकि मुझे बिहार की राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा गर्म इस समय वहीं पर सियासी समीकरण चल रहे हैं। एक ही पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि ये 5 राज्यों में 3 राज्यों में कांग्रेस अकेले लड़े हैं, और उनका साथ ना समाजवादी पार्टी या बीएसपी के साथ कोई रिजल्ट आने के बाद गठबंधन समर्थन हुआ। फिर भी चुनाव का बाद
उन्होंने बाहर से समर्थन किया है। आज इन चीजों के बाद भी बीजेपी की लीडरशिप या एनडीए को लीडरशिप की ये समझ में नहीं आए कि विरोधियों ने हर टाइम हमेशा एक है, एक रहेगा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, उपेंद्र कुशवाहा कितना नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं नीतीश कुमार को? देखिए उपेंद्र जी क्योंकि जब रामविलास पासवान नाराज होने लगे तो नीतीश भागे भागे दिल्ली आए अमित शाह के पास कि भैया रामविलास पासवान को रोक लेना। ये एक आपका स्पेकुलेशन, आपका अंदाजा है, जबकि तीनों नेता एक मीटिंग में आए थे और वो मुख्यमंत्री तो दिल्ली किसी की शादी में आए थे और उस बहाने सबकी मुलाकात भी हो गई। उपेंद्र कुशवाहा 4 साल एनडीए में रहे चले गए, अब उनको जाना संभव लगा, उनको लगा नहीं जाते ही हैं तो जाइए, और अब कैसे जगह गए हैं, पूरे भ्रष्टाचारियों के कुनबे के बीच जाकर बैठ गए हैं। इसलिए मैंने कहा ये गठबंधन विकास का गठबंधन है एनडीए का। वो सम्मानजनक सीटें उनको मिलेंगी, ये बता दीजिए बस। उपेंद्र कुशवाहा को जो सम्मानजनक सीटें आपने नहीं दी उनको उधर मिल जाएंगी। उसमें हम भी है, एक वीआईपी की पार्टी आ गई है, सीपीआई सीपीएम न जाने, सीपीआई एमएल भी है, इनकी पार्टी का नाम तक तो जानते नहीं है। ये सारी पार्टियां एक साथ उसमें है। राहुल गांधी कहते हैं वो आरएलएसपी के नेता अपनी बात पूरी करने दीजिए। सत्यप्रकाश जी जब आप कह रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था। उपेंद्र कुशवाहा बाहर सत्यप्रकाश जल्दी पूरी कीजिए, समय की पाबंदी है, मुझे खत्म करने का समय आ रहा है। तो वो चुनाव हार गए, फिर भी हमने उनको सम्मान दिया और उनको हम सीट देना चाहते थे। एनडीए ने सीट उनको बताई होगी, लेकिन वो गए कहाँ, भ्रष्टाचारियों के बीच। चलिए ठीक है, तो ऐसा मुझे अपनी बात उन्होंने बीच में टोक दिया। ये जो यूपीए का गठबंधन है वो पूरा का पूरा महागठबंधन है। आपको याद नहीं है, आप लालू यादव आपके साथ केंद्र में मंत्री थे, रेल मंत्री। अरे लालू यादव के साथ तो आप भी अभी तक सत्ता में थे। लालू यादव के तो आप कुछ कहिए ही मत, उसमें तो आप सभी मौका परस्त हैं। 2009 के चुनाव में लालू बीजेपी पीडीपी के साथ चली जाती है, आप आरजेडी के साथ चले जाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, सभी चर्चा बहुत गर्म हो रही है। 2019 तक लगभग रोज ही आप इस तरीके की चर्चा देंगे। फिलहाल हमें खत्म करने का समय आ रहा है पहली बहस को। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखिए हमारी खास पेशकश भैया जी स्माइल।